नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की, बिहार में बीजेपी से नीतीश की बढ़ती दूरियों की, देखेंगे बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन की तैयारियों को, कैसे राणा संगा की जयंती पर घिरी योगी सरकार, जानेंगे वक्फ बिल पर सीएम ममता के बड़े ऐलान को, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे हिमालय में भूकंप के खतरे को लेकर हुए खुलासे को। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। अकाली दल के अध्यक्ष बने सुखबीर सिंह बादल 5 महीने बाद पद पर वापसी, तनखैया घोषित होने पर धार्मिक सजा पूरी करने के बाद संभाला पद। सेना में कमीशनखोरी का खुलासा, सीबीआई ने चंडीगढ़ स्पेशल कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट, राजस्थान में टेंडर के एवज में अधिकारियों ने लिए पैसे। आरएसएस संस्थापक के नाम पर केरल में बवाल, कांग्रेस ने बीजेपी नेता प्रशांत सिवन के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर, कौशल विकास केंद्र को आरएसएस संस्थापक केबी हेडगेवार का नाम देने पर विवाद। हाईकोर्ट सिर्फ असाधारण परिस्थितियों में ही मामले की जांच सीबीआई को सौंपे, सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि को बिल को रोकने को लेकर फटकार लगाई थी कि वो राज्य सरकार की तरफ से दिए गए बिलों को लटका नहीं सकते हैं। राज्यपाल के बाद अब राष्ट्रपति पर भी सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आ रहा है। कोर्ट ने राष्ट्रपति को लेकर अहम टिप्पणी की है। तो क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट। केंद्र और राज्य में अलग अलग पार्टियों की सरकार होने की स्थिति में कई बार टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पर राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। आमतौर पर देखा जाता है कि राज्य और केंद्र में अगर अलग अलग दल की सरकार है तो राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच टकराव की खबरें आने लगती हैं। राज्यपाल के पास सबसे बड़ा हथियार होता है राज्य विधानसभा की तरफ से पास विधेयकों को राष्ट्रपति की सलाह के लिए रोक लेना। मतलब विधानसभा से पास बिल को राज्यपाल मंजूरी नहीं देते हैं। कई बार ऐसे विधेयक लंबे समय तक राष्ट्रपति के पास ही लंबित रह जाते हैं। हाल ही में तमिलनाडु और केरल के मामलों में ऐसा देखा गया, पर अब ऐसा नहीं होगा। तमिलनाडु सरकार और राज्यपाल के बीच चल रहे टकराव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। राज्यपाल ने तमिलनाडु विधानसभा से पास 10 विधेयक रोक लिए थे, बाद में इन्हें राष्ट्रपति के पास भेज दिया। राज्यपाल के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने असंवैधानिक करार दिया। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो नहीं है और उन्हें या तो मंजूरी देनी होती है या फिर उसे रोकना होता है। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए विधेयकों पर फैसला लेने के लिए समय सीमा भी तय कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पर फैसला लेने के लिए 3 महीने से अधिक का समय नहीं ले सकते हैं। अगर इससे ज्यादा का वक्त लगता है तो राज्य सरकार कोर्ट में याचिका दायर कर सकती है और अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर भी दिखने लगा है। तमिलनाडु सरकार ने सभी 10 विधेयक जो विधानसभा से पास किए जा चुके हैं उनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि जब राज्य सरकार की तरफ से कोई कानून बनाया गया जिस पर ना तो राष्ट्रपति की मंजूरी ली गई है और ना ही राज्यपाल की। राष्ट्रपति को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी चर्चा में बनी हुई है, तो चर्चा नीतीश कुमार की बीजेपी से बढ़ती दूरियों की भी हो रही है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू और बीजेपी में तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। विपक्ष तो पहले से ही एनडीए में टूट के दावे कर रहा है और अब नीतीश कुमार के एक पोस्टर ने इन दावों पर मुहर भी लगा दी। तो क्या सच में बिहार में बिखर जाएगा एनडीए? ऐसा क्या है उस पोस्टर में, देखते हैं इस रिपोर्ट में। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू और बीजेपी के बीच का तनाव खुलकर सामने आ गया है। इन दिनों बिहार की सियासत में एक पोस्टर काफी वायरल हो रहा है जिसमें सीएम नीतीश कुमार नजर आ रही हैं, लेकिन पीएम मोदी और बीजेपी नेताओं की फोटो पोस्टर से गायब है। डिप्टी सीएम का भी फोटो नहीं लगाया गया है, जिसको लेकर काफी चर्चा हो रही है। हालांकि दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा का नाम जरूर लिखा है, लेकिन इस पोस्टर को लेकर कहा जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार बीजेपी को आंख दिखा रहे हैं। नीतीश बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि नीतीश कुमार सभी योजनाओं का क्रेडिट अकेले लेना चाहते हैं। पोस्टर के सहारे ये बताने की कोशिश हो रही है कि वो एनडीए की तरफ से सीएम पद के उम्मीदवार हैं। यही वजह है कि पोस्टर में किसी और का फोटो नहीं है। इससे पहले प्रगति यात्रा के वक्त भी पोस्टर और बैनर से बीजेपी नेताओं की फोटो गायब दिखाई दी थी, जिसकी वजह से बीजेपी नेता यात्रा में शामिल नहीं हुए। बीजेपी की तरफ से इसको लेकर आपत्ति जताई गई, विरोध किया गया, जिसके बाद पोस्टर पर बीजेपी नेताओं की भी फोटो लगाई गई और वो यात्रा में शामिल हुए। ऐसे में जेडीयू और बीजेपी में टकराव बढ़ता दिखाई दे रहा है। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या एनडीए विधानसभा चुनाव से पहले टूट जाएगा? जेडीयू और बीजेपी में टकराव बढ़ता नजर आ रहा है, एनडीए बिखरता दिखाई दे रहा है, तो महागठबंधन मजबूत होता जा रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह इंडिया गठबंधन की एकजुटता ने बीजेपी की नींद उड़ा दी थी,
उसी के तर्ज पर एक बार फिर महागठबंधन एकजुट रूप से चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है, जिसके लिए आरजेडी और कांग्रेस की बड़ी बैठक बुलाई गई है। तो बिहार चुनाव के लिए क्या है महागठबंधन का प्लान, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां चरम पर हैं। एनडीए ने जहां नीतीश कुमार के नेतृत्व में अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं, वहीं महागठबंधन भी अब चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए कमर कस चुका है। इसी कड़ी में 17 अप्रैल को पटना में महागठबंधन की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है, जिसमें गठबंधन की एकजुटता, सीएम फेस और आगामी चुनाव की रणनीति पर फैसला लिया जाएगा। गठबंधन के दो प्रमुख दल राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के बीच पिछले कुछ वक्त से सीएम फेस को लेकर तनातनी की खबरें सामने आ रही हैं। आरजेडी जहां तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बताने पर अड़ी है, वहीं कांग्रेस का कहना है कि सीएम फेस का फैसला चुनाव के बाद होगा। बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लेवरू ने कई बार इस बात को दोहराया है। इस गतिरोध को खत्म करने और गठबंधन को मजबूत करने के लिए ये बैठक बुलाई गई है। बैठक में तेजस्वी यादव और कृष्णा अल्लेवरू पहली बार आमने सामने होंगे, जिससे चर्चाएं और तेज हो गई हैं। इस दौरान गठबंधन के अन्य सहयोगी दलों के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव की रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। साथ ही ये तय होगा कि महागठबंधन एकजुट होकर मैदान में उतरेगा या आंतरिक मतभेदों का असर दिखेगा। सियासी जानकारों का मानना है कि ये बैठक महागठबंधन के भविष्य के लिए निर्णायक साबित हो सकती है। सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि क्या गठबंधन अपनी एकता को बरकरार रख पाएगा और बिहार में एनडीए को कड़ी टक्कर दे पाएगा। महागठबंधन की तैयारियों को देख एनडीए पहले से ही परेशान नजर आ रहा है, तो मुश्किलें योगी सरकार की भी बढ़ी हुई हैं। आगरा में करणी सेना के स्वाभिमान सम्मेलन में हंगामा मच गया। राणा सांगा जयंती पर 80,000 कार्यकर्ताओं ने सपा सांसद रामजी लाल सुमन के बयान का विरोध किया। कार्यकर्ताओं ने पुलिस को ही घेर लिया। इस घटना को लेकर योगी सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। तो क्या है पूरा मामला, देखते हैं इस रिपोर्ट में। आगरा में करणी सेना के स्वाभिमान सम्मेलन के दौरान तनाव चरम पर पहुंच गया। राणा सांगा की जयंती के मौके पर आयोजित इस कार्यक्रम में करणी सेना के लगभग 80,000 कार्यकर्ता गढ़ी रामी में 50 बीघे के पंडाल में जुटे। उत्तर प्रदेश के साथ साथ हरियाणा, राजस्थान और गुजरात से आए कार्यकर्ताओं की संख्या इससे भी ज्यादा बताई जा रही है। सपा सांसद रामजी लाल सुमन के राणा सांगा पर दिए विवादित बयान के विरोध में ये प्रदर्शन हुआ। कार्यक्रम स्थल पर पुलिस की मौजूदगी से नाराज कार्यकर्ताओं ने पुलिस कर्मियों को घेर लिया और तलवारें डंडे लहराने शुरू कर दिए। हालात बिगड़ते देख पुलिस को पीछे हटना पड़ा। इसके चलते पुलिस ने 500 जगहों पर बैरिकेडिंग की, सड़कों पर बड़े बड़े पत्थर रख दिए गए और 10,000 पीएसी और पुलिसकर्मी तैनात किए गए। सुमन के आवास को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, जहां 1000 पुलिसकर्मी और मेटल डिटेक्टर तैनात किए गए थे। सांसद ने निजी सुरक्षा के लिए 10 बाउंसर भी रखे हैं। इधर इटावा में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने करणी सेना को नकली और बीजेपी समर्थित करार देते हुए कहा कि रामजी लाल सुमन का बयान सदन से हटाया जा चुका है। उनके अपमान पर हम उनके साथ खड़े हैं। इस घटना ने योगी सरकार की कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारों का कहना है कि इतने बड़े प्रदर्शन की जानकारी होने के बावजूद सरकार ने स्थिति को नियंत्रित करने में नाकामी दिखाई है। सड़कों पर जिस तरह से हथियार लहराए जा रहे हैं, उससे डर का माहौल बनाया जा रहा है। अब सवाल उठ रहे हैं कि इसे करणी सेना के साथ सरकार की मिलीभगत माना जाए या फिर लापरवाही। करणी सेना के सम्मेलन के चलते पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल दिखाई दे रहा है, तो प्रदर्शन वक्फ कानून के खिलाफ भी हो रहा है। उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक वक्फ कानून का विरोध देखा जा रहा है। इन प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी साफ कर दिया है कि वो वक्फ कानून लागू नहीं होने देंगी। देखिए ये रिपोर्ट। वक्फ कानून बनने के बाद भी मोदी सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इस कानून के खिलाफ देश भर में विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बिल के विरोध में पश्चिम बंगाल से लेकर यूपी तक विरोध देखा जा रहा है। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने ये साफ कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर वक्फ कानून को लागू नहीं होने देंगी। साथ ही इस कानून के विरोध में हिंसा को लेकर सभी धर्मों के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। सीएम बनर्जी ने कहा कि धर्म के नाम पर हिंसा ना करें, हर इंसान की जान की कीमत होती है। राजनीति के लिए समाज को नुकसान पहुंचाना गलत है। बता दें कि बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। भारी संख्या में यहां पुलिस बल भी तैनात किया गया है। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज आलम ने यूपी पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा, लखनऊ के कई नागरिकों को पुलिस नोटिस भेज रही है। नोटिस सिर्फ इस आधार पर दिए जा रहे हैं कि ये लोग वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर सकते हैं, जबकि अभी नागरिकों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन ना तो हुआ है और ना ही इसका ऐलान किया गया है। सबसे गंभीर मुद्दा ये है कि इन नोटिसों में नागरिकों को अगले 1 साल तक के लिए उनसे शांति भंग का खतरा बताते हुए 50,000 रुपए भी जमा कराने के साथ ही इतनी धनराशि की 2 जमानतें भी मांगी जा रही हैं।
इसके साथ ही शाहनवाज आलम ने कहा कि यूपी पुलिस ये कैसे भूल सकती है कि उसकी ये कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है, जो नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की आजादी और शांतिपूर्वक जमा होने का अधिकार देता है। ऐसे में उन्होंने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से दखल देने की अपील की है। अब ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या कार्रवाई करता है, लेकिन इन विरोधों ने मोदी सरकार की टेंशन को जरूर बढ़ा दिया है। वक्फ कानून के बढ़ते विरोध ने मोदी सरकार को टेंशन में डाल दिया है, तो चिंता टीडीपी और वाईएसआरसीपी की भी साफ दिखाई दे रही है। विशाखापट्टनम में मेयर जी हरि वेंकट कुमारी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले टीडीपी और वाईएसआरसीपी ने अपने पार्षदों को क्रॉस वोटिंग से बचाने के लिए विदेश भेज दिया। ये इंटरनेशनल रिजॉर्ट पॉलिटिक्स आंध्र प्रदेश की राजनीति में नया रंग ला रही है। तो क्या है पूरी खबर, देखते हैं इस रिपोर्ट में। विशाखापट्टनम में मेयर जी हरि वेंकट कुमारी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर सियासी हलचल तेज है। 19 अप्रैल को ग्रेटर विशाखापट्टनम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में होने वाली वोटिंग से पहले तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी यानी वाईएसआरसीपी ने अपने पार्षदों को क्रॉस वोटिंग से बचाने के लिए विदेश भेज दिया है। टीडीपी ने अपने 26 पार्षदों को मलेशिया के कुआलालंपुर, जबकि वाईएसआरसीपी ने 30 पार्षदों को श्रीलंका रवाना किया है। इस इंटरनेशनल रिजॉर्ट पॉलिटिक्स का मकसद विरोधी दलों के संपर्क से पार्षदों को दूर रखना है। जीवीएमसी में कुल 98 पार्षद हैं, जिनमें वाईएसआरसीपी के पास 59 और टीडीपी के पास 29 पार्षद हैं। टीडीपी के सहयोगी जनसेना पार्टी यानी जेएसपी के 3 पार्षद भी उसके साथ हैं, जबकि बीजेपी, सीपीआई और सीपीआईएम के एक पार्षद हैं। अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए 74 वोट चाहिए। पिछले साल टीडीपी के नेतृत्व वाले एनडीए की सत्ता में वापसी के बाद वाईएसआरसीपी के करीब 25 पार्षद टीडीपी में शामिल हो चुके हैं। टीडीपी नेता पी श्रीनिवास राव का दावा है कि उनके पास 65 से 70 पार्षदों का समर्थन है, जबकि जेएसपी विधायक वंशी कृष्णा ने 70 पार्षदों के समर्थन की बात कही है। वाईएसआरसीपी ने अपने पार्षदों को पहले बेंगलुरु के रिजॉर्ट में और फिर श्रीलंका भेजा। डिप्टी मेयर जियानी श्रीधर ने बताया कि वो कोच्चि में है, जबकि उनके पार्षद श्रीलंका में हैं। दूसरी तरफ टीडीपी ने पार्षदों के मलेशिया दौरे का खर्च उठाने का वादा किया है। 2024 के चुनाव में टीडीपी ने विशाखापट्टनम की सभी 7 विधानसभा और लोकसभा सीटें जीती थी। यदि टीडीपी अविश्वास प्रस्ताव जीत लेती है तो जीवीएमसी पर उसका कब्जा हो जाएगा। ये सियासी जंग आंध्र प्रदेश की राजनीति में नया मोड़ ला सकती है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे हिमालय में भूकंप के खतरे को लेकर हुए खुलासे को। तो भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं को लेकर अक्सर ही लोगों के मन में डर देखा गया है। इस घटना के पीछे की वजह धरती के अंदर मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स है। और अब हिमालय और तिब्बती क्षेत्र को लेकर वैज्ञानिकों ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। तो क्या भारत में आने वाला है बड़ा भूकंप? आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। देश दुनिया के अलग अलग कोने से आए दिन भूकंप की खबरें सामने आती रहती हैं, जिसे लेकर लोगों के अंदर भी डर का माहौल बना हुआ है। ये एक ऐसी आपदा है जो बिना किसी चेतावनी के आती है और इससे बचने का मौका भी नहीं मिलता। धरती के अंदर मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से भूकंप आता है। ये मूवमेंट लंबे वक्त के बाद भूभाग में बड़े बदलाव लेकर आती है। भारत की जमीन के नीचे जो प्लेट मौजूद है उसे लेकर वैज्ञानिकों ने बड़ा खुलासा किया है। एक नई स्टडी में सामने आया कि भारतीय प्लेट जो पिछले करीब 6 करोड़ साल से यूरेशियन प्लेट, जिसमें ज्यादातर यूरोप और एशिया का भूभाग शामिल है, उससे टकरा रही है। वो अब डेलैमिनेशन नामक प्रक्रिया से गुजर रही है। इस प्रक्रिया में प्लेट का घना और भारी हिस्सा पृथ्वी के अंदर के भाग यानी मैंटल में समा रहा है, जिसके कारण भारतीय प्लेट के अंदर एक गहरी और लंबवत दरार बन रही है। ये आने वाले वक्त में बड़े भूगर्भीय बदलाव का कारण बन सकती है। वैज्ञानिकों ने तिब्बती क्षेत्र में आने वाले भूकंपों की तरंगों और हीलियम समस्थानिकों यानी हीलियम आइसोटोप्स का विश्लेषण कर इस नई हलचल का पता लगाया है। ये रिसर्च अमेरिकन जियोफिजिकल यूनियन में प्रकाशित हुई है। वैज्ञानिकों का कहना है कि हिमालय और तिब्बती क्षेत्र में इस घटना का व्यापक असर देखा जा सकता है। ये क्षेत्र पहले से ही एक संवेदनशील भूकंपीय जोन माना जाता है। इसे सिस्मिक जोन 4 और सिस्मिक जोन 5 में रखा गया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस क्षेत्र में पहले से ही कई दरारें मौजूद हैं, जो धरती की सतह में लगातार तनाव पैदा कर रही हैं। और अब जब डेलैमिनेशन जैसी प्रक्रिया चल रही है तो ये तनाव और बढ़ सकता है, जिससे भविष्य में ज्यादा तीव्र और लगातार भूकंप आने की आशंका है। इस खोज को लेकर वैज्ञानिकों ने कहा कि इस खोज ने वैज्ञानिकों की सालों पुरानी समझ को झकझोर कर रख दिया है। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि महाद्वीप इस तरह का भी व्यवहार कर सकते हैं। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।